हाय एवरीवन। सो जो अभी तुम वीडियो देख रहे हो ये कहाँ स्टोर हो रही है? डेटा सेंटर में। सुबह उठ के जोमेटो पे ऑर्डर करोगे, डेटा सेंटर। चैट जीपीटी यूज किया, डेटा सेंटर। फोन पे फोटो ली, क्लाउड पे अपलोड करी, डेटा सेंटर। बेसिकली आज की डेट में हम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो किसी ना किसी डेटा सेंटर से गुजरता है। और इंडिया में ये डेटा सेंटर्स अभी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतनी तेजी से कि अगले 6 सालों में कैपेसिटी 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल है, इस सेक्टर में पैसा बहुत ज्यादा आने वाला है। और जब पैसा आता है तो कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी कंपनीज बता रहा हूं जो डायरेक्टली इस डेटा सेंटर बूम से कनेक्टेड हैं। 3 अलग तरह की कंपनीज हैं, लेकिन तीनों एक ही बड़ी वेव पे सवार हैं। पूरा वीडियो देखो, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझ लो कि डेटा सेंटर होता क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सोचो, एक बड़ी सी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में हजारों कंप्यूटर्स हैं जो 24 घंटे सातों दिन बिना बंद हुए चलते रहते हैं। ये कंप्यूटर्स दुनिया भर की वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और सर्विसेज को रन करते हैं, और इन्हें ही हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। जब तुम नेटफ्लिक्स पे कोई शो देखते हो, वो शो नेटफ्लिक्स के डेटा सेंटर से तुम्हारे टीवी पे आ रहा होता है। जब तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो, वो सर्च गूगल के डेटा सेंटर्स में प्रोसेस होती है। अब इंडिया में ये क्यों इतनी बड़ी डील है? पहली बात, यूजर्स बढ़ रहे हैं। इंडिया में अभी 1 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। 2030 तक ये 1.3 बिलियन हो जाएंगे। और जो लोग पहले से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो अब और ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं फॉर चैट जीपीटी, फॉर रील्स, फॉर एआई एप्लीकेशंस। दूसरी बात, एआई आ चुका है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, जो भी एआई टूल्स तुम यूज करते हो, उसका हर एक जवाब किसी न किसी डेटा सेंटर में प्रोसेस होता है। और एआई का यूज इंडिया में अब सिर्फ शुरू हुआ है। आगे आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तीसरी बात, इंडिया सस्ता है। अमेरिका में जो डेटा सेंटर सेटअप करने का कॉस्ट है वो इंडिया से 40% ज्यादा है। और इसी वजह से जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो इंडिया में डेटा सेंटर्स अपने लगा रही हैं। चौथी बात, गवर्नमेंट का सपोर्ट। इसी साल के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो कंपनीज इंडिया में डेटा सेंटर्स लगाएंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स में छुट्टी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। गूगल ने सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 15 बिलियन इन्वेस्ट करे डेटा सेंटर्स के लिए। और अब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा सब इंडिया में आ रहे हैं अपने डेटा सेंटर्स लगाने के लिए। तो ये जो बूम है वो काफी ज्यादा रियल है। और इस बूम में कौन सबसे ज्यादा कमाएगा? वही स्टॉक्स जो डेटा सेंटर से हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। जो पहला स्टॉक है वो है अनंतराज। ये नाम सुनते ही बहुत लोग बोलते हैं, यार ये तो बिल्डर है, रियल एस्टेट कंपनी है, डेटा सेंटर से क्या कनेक्शन? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन यही तो इस स्टोरी की खूबसूरती है। देखो, कोई भी डेटा सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन। और जमीन पे बिल्डिंग, और फिर उसमें बिजली, कूलिंग, इंटरनेट, सब कुछ। अनंतराज के पास दिल्ली एनसीआर में पहले से जमीन है, काफी सारी बिल्डिंग्स हैं। मानेसर पे बिल्डिंग है, पंचकुला में बिल्डिंग है, इनके काफी सारे आईटी पार्क्स हैं। अब उन्होंने इन आईटी पार्क्स को डेटा सेंटर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके फायदा ये है कि उन्हें जमीन खरीदनी नहीं पड़ रही है, बिल्डिंग बनानी नहीं पड़ रही है। जो काम नॉर्मली बहुत महंगे होते हैं वो पहले से ही रेडी है। इसी वजह से उनका जो सेटअप कॉस्ट है वो मार्केट से 50% कम है। अभी वो 28 मेगावाट का डेटा सेंटर रन कर रहे हैं। और प्लान ये है कि 2032 तक 307 मेगावाट तक ये पहुंच जाएंगे। ये ऑलमोस्ट 11 गुना की ग्रोथ है। अभी अप्रैल 2026 में उन्होंने सिंगापुर में अपनी पहली फॉरेन कंपनी खोली है, जिसका नाम है अनंतराज क्लाउड सिंगापुर। मतलब वो अब इंडिया के बाहर भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हैं। ये एक रियल एस्टेट बिल्डर के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। आंध्र प्रदेश में भी गवर्नमेंट के साथ इन्होंने 4,500 करोड़ की डील साइन करी है डेटा सेंटर बनाने के लिए। और यही वो स्टेट है जहां गूगल ने भी 15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। टाइमिंग और लोकेशन दोनों साथ में है। अगर इसके नंबर्स की बात करें तो 3 महीने पहले Q3 FY26 में जो रेवेन्यू था वो 641 करोड़ था, जो कि 20% ज्यादा था पिछले साल से। प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। और सबसे बड़ी चीज, डेटा सेंटर्स कंपनी के प्रॉफिट का 75% हिस्सा दे रहे हैं। मतलब ये बिजनेस सिर्फ ड्रीम नहीं है, कमाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये अच्छा है कि स्टॉक में, एनसीआर में इनके पास एक अच्छी प्राइम लोकेशन है, जमीन अपनी है, लीज नहीं है, पैसा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से आ रहा है। तो डेटा सेंटर एक्सपेंशन के लिए इन्हें लोन नहीं लेना पड़ेगा। और डिमांड की कमी नहीं है। कंपनी खुद बोल चुकी है कि कस्टमर्स हैं, सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो चलो अब इसमें देखते हैं रिस्क। रियल एस्टेट वाली कंपनीज डेटा सेंटर रन कर रही है, ये इजी नहीं है। अदानी, रिलायंस और एल जैसी कंपनीज भी इस डोमेन में आ रही हैं, जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक नए बिजनेस में एग्जीक्यूशन हमेशा रिस्की होता है। लेकिन ओवरऑल जमीन अपनी, बिल्डिंग अपनी, पैसा आ रहा है, प्लान बड़ा है। तो जो ये अनंतराज है, इसमें मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये जो दूसरा स्टॉक है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये सुपर कंप्यूटर्स और एआई सर्वर्स बनाता है, टोटली मेड इन इंडिया।
जब किसी आईआईटी को एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है जिससे वो एआई रिसर्च कर सके, या जब किसी बड़े डेटा सेंटर्स को सर्वर चाहिए होते हैं तो वो नेटवेब के पास आते हैं। और ये कंपनी एनवीडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी है, उसके साथ 15 सालों से काम कर रही है, जो कि इसकी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है। फरवरी 2026 में नेटवेब ने एनवीडिया के लेटेस्ट ब्लैकवेल जीपीयू पे बेस्ड एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम है टायरोन कैमरेरो, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस सुपर कंप्यूटर है। क्लाइंट्स इसके कौन है? आईआईटी जम्मू, आईआईटी कानपुर, एनएमडीसी, और साथ में बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, गवर्नमेंट्स, डिफेंस। मतलब जो इसके कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। और इसके अगर नंबर देखें तो FY26 का जो पूरा साल था, इसमें जो इसका रेवेन्यू था वो था 2183 करोड़ का, पिछले साल से 90% ज्यादा। तो एक बार ये सोचो कि एक कंपनी जो कल 100 रुपए कमाती थी आज 190 कमा रही है, तो ये तो ग्रोथ ही है। नेट प्रॉफिट इसका 205 करोड़ का है, जो कि 81% ज्यादा है पिछले साल से। और इसका जो एआई सर्वर्स वाला सेगमेंट है, जो चीज फ्यूचर है, उसमें से 459% की ग्रोथ मिली है। और कंपनी में जीरो डेप्ट है, कोई लोन नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल साफ है। तो इसका मतलब ये स्पेशल स्टॉक नहीं है। इंडिया को अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अपने डेटा सेंटर्स, अपनी एआई कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब इंडिया में ही हो। नेटवेब एग्जैक्टली इसी चीज को मैन्युफैक्चर करता है। मतलब गवर्नमेंट का हर बड़ा एआई प्रोजेक्ट नेटवेब की लाइन में है एज ए सप्लायर। एनवीडिया के साथ 15 साल का रिलेशनशिप भी है, जो कि इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। तो चलो अब इसकी थोड़ी रिस्क की बात करते हैं। जो इसका पी रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई है। मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर किसी क्वार्टर में नंबर थोड़ा भी स्लो आया ना, तो स्टॉक एकदम से नीचे आ जाएगा। और हार्डवेयर कंपनी है, अगर ग्लोबल जीपीयू सप्लाई में कोई भी इश्यू आया तो इसके जो प्राइस है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं कि ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो मतलब ये कंपनी ओवरऑल अच्छी है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है E2E नेटवर्क्स। जो तीसरा स्टॉक है ना, ये सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव भी है और सबसे ज्यादा रिस्की भी है। तो चलो अब हम इस पे बात करते हैं। E2E नेटवर्क्स इंडिया में जीपीयू क्लाउड प्रोवाइड करता है। मतलब जो एआई कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो चैट जीपीटी जैसी चीजें बना रही हैं, उन्हें हैवी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और जो E2E है वो पावर रेंट पे देता है। E2 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था एनवीडिया वाला फरवरी 2026 में, जिसमें एनवीडिया का इंडिया में एक बड़ा समिट हुआ। वहाँ एनवीडिया ने ऑफिशियली कहा कि E2E उनके नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड प्रोवाइडर है इंडिया में। एनवीडिया का जो लेटेस्ट ब्लैकवेल B200 जीपीयू क्लस्टर है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल एआई चिप है, वो E2E के प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय हो रहा है चेन्नई में। जब ये न्यूज आई, E2E का जो स्टॉक था वो 20% एक ही दिन में अपर सर्किट पे चला गया। साथ में इस कंपनी में गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। इंडिया का एक बड़ा प्लान है, इंडिया एआई मिशन। गोल है कि इंडिया को अपना एआई इकोसिस्टम बनाना है। इस मिशन के लिए E2E को 265 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है। अप्रैल 2026 में एक अमेरिकन एआई कंपनी ने E2E के साथ 7.7 मिलियन का डील किया है 6 महीने के लिए। मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी E2E पे आ रहे हैं। डेल इंडिया के जो पुराने प्रेसिडेंट थे, आलोक ओहरे, उन्हें इन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाया है। साथ में ही इन्होंने जो अपना कंपनी का स्टॉक था उसे स्प्लिट करा 1:10 में। मतलब ये चाहते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर इसके नंबर्स देखें तो Q4 FY26 में रेवेन्यू था 96 करोड़ का, जो कि 37% ज्यादा था पिछले क्वार्टर से। एबिटडा मार्जिन भी 60.8 था। मतलब हर 100 रुपए की कमाई में 60 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा था इस कंपनी को। ये बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन पूरे साल FY26 में 16 करोड़ का इन्होंने नेट लॉस दिखाया। अब ये लॉस क्यों हुआ ये समझाना जरूरी है। कंपनी ने इस साल 1185 करोड़ के जीपीयू खरीदने में पैसे लगाए। ये जीपीयू अभी डिप्लॉय हो रहे हैं। जब इतना इन्वेस्टमेंट करते हो तो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता ही है, और वही नेट लॉस दिखता है। कैश में कंपनी ठीक है। अमेजोन ने भी जब AWS बिल्ड किया था तो सालों तक वो लॉस में रही थी। इस स्टॉक में क्या अच्छा है? इंडिया में डेटा सॉवरेनिटी एक बड़ा टॉपिक है। गवर्नमेंट चाहती है कि सेंसिटिव डेटा इंडिया में ही रहे। E2E एग्जैक्टली इसी स्पेस में है। एनवीडिया के साथ इसकी पार्टनरशिप है जो इसे क्रेडिबिलिटी देती है। गवर्नमेंट के इसमें काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जो कि इसके लिए काफी अच्छा है। अब इसका जो नेगेटिव है वो ये है कि इसमें काफी हैवी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इसे काफी ज्यादा कंपटीशन दे रही है। और अगर E2E ने अपने जीपीयू को पूरी कैपेसिटी में यूटिलाइज नहीं किया तो इसे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये क्लियरली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। अगर इंडिया का एआई मिशन आगे बढ़ेगा, अगर सॉवरेनिटी क्लाउड डिमांड बढ़ती है, तो E2E बहुत बड़ा विनर हो सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन कहीं भी चूका तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो E2E नेटवर्क्स को आप हाई रिस्क कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये थे मेरे टॉप 3 डेटा सेंटर के स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आज ही ट्रेड टाइम्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।